हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये यूपीपीसीएस, पीजीटी, टीजीटी या अन्य परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। तो ये उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इन प्रश्नों के संग्रह में पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी कर हटा लिया था? कर मीन्स टैक्स। जब राजा जो है जनता पर टैक्स लगाते थे हर चीज के लिए, जो वो अपना खेती किया करते थे उसके लिए लगान वगैरह और भी बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो इस तरह से जो टैक्स लगे हुए थे उनमें से किसानों के ऊपर से कुछ कष्टदायक टैक्स जो थे उनको उन्होंने हटाया। कौन है जिसने हटाया, उनका नाम हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है, गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, फिरोज तुगलक और शेरशाह। तो आप देखिए यहां जो हमारा ऑप्शन सी है ये इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कष्टकारी करों को हटा लिया था। अधिकाधिक कष्टकारी में जो ज्यादा कष्ट देने वाले कर थे और किसानों के ऊपर जो इस तरह के टैक्स थे उनमें से 24 टैक्सों को, 24 कष्टकारी टैक्सों को इसने हटा लिया था। अब देखिए बात है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, 24 जो कष्टदायक जो टैक्स थे जिनको किसान नहीं दे पाते थे, जिनकी वजह से वो जिंदगी भर परेशान रहते थे, ऐसे टैक्सों में से 24 टैक्सों को हटाया उसने। इस्लामी कानून के द्वारा, इस्लाम को मानने वाला था, तो इस्लामी कानून के द्वारा स्वीकृत केवल 4 ही कर थे, 4 ही टैक्स थे। तो उसने 4 टैक्सों को ही लगाना उचित समझा। कौन से टैक्स? खराज, खम्स, जजिया और जकात। तो खराज क्या था? वो लगान से संबंधित टैक्स था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि खराज जो था वो किससे संबंधित था, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। खम्स जो टैक्स था यह किससे संबंधित था? युद्ध में लूटे गए धन, युद्ध में जो लूटा जाता था धन, उसका 1/5 भाग चाहिए था राजा को। तो यह भी एक टैक्स के रूप में था। आपको ध्यान रखना है खराज, खम्स, जजिया और जकात। जजिया क्या था? यह हिंदुओं पर धार्मिक कर लगाया गया था। और जकात क्या था? देखिए धार्मिक कर था, यह हिंदुओं पर जो टैक्स लगाया गया था धर्म के नाम पर। और जकात क्या था? यह जो है आय का 2.5% टैक्स था जो मुसलमानों से लिया जाता था और बाद में उन्हीं के हित में इसको जो है खर्च भी कर दिया जाता था। और इनसे जो है उलेमा वर्ग प्रसन्न रहते थे। उलेमा वर्ग का दबदबा ज्यादातर बना रहता था। ये जो आप देख रहे हैं सल्तनत की बात है, तो इसमें जो है अधिकांश शासकों पर उलेमाओं का जो है वर्चस्व बना रहता था। उलेमा जो है अपनी राय दिया करते थे राजा को, तो राजा जो है इनकी राय को माना करता था। तो यहां जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने क्या किया, उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात सिंचाई का एक कर लगा दिया, हाव ए सर्व नाम था इसका, हाव ए सर्व। पैदावार का 1/10 भाग सिंचाई के रूप में, सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था, जो किसके द्वारा था? उलेमा वर्ग की स्वीकृति के द्वारा। तो उलेमा वर्ग का भी जो है राजा को बात माननी होती थी, उलेमाओं का भी दबदबा बना रहता था। तो चलिए देखते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 24 कष्टकारी अधिकाधिक जो कष्ट देने वाले जो कर थे उनको हटाया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी निम्न में से किस वस्तु का भारत से आयात करते थे? मतलब भारत से किन चीजों को, किस चीज का वो अपने यहां ले जाते थे या बाहर ले जाते थे और यूरोप में उसको बेचा करते थे या बाहर जो है उसका बाजारीकरण किया करते थे। तो भारत से
कौन सा ऐसा माल था या कौन सा ऐसा सामान था जिसका आयात वो सबसे ज्यादा किया करते थे? तो मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी जो थे वो नील, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम सबका किया करते थे, लेकिन इनमें जो है किस वस्तु का सबसे ज्यादा आयात किया करते थे? वो वस्तु थी सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो भारत के जो है सूती वस्त्र अन्य देशों में बाहर बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे, इसलिए सबसे ज्यादा अंग्रेज व्यापारी जो थे उनके द्वारा जो आयात की जाती थी वो थी सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र के बारे में ऑप्शन नंबर बी आप समझेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए 1600 से लेकर 1757 तक भारत में जो अंग्रेज व्यापारी थे मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का ही आयात करते थे, और इसके लिए जो है अंग्रेजों ने 1622 ईस्वी में क्या किया? फारस की खाड़ी में पुर्तगाली अड्डा जो था, जो पुर्तगाल के जो कब्जे में था, ओरमुज नाम का अड्डा, उस पर क्या किया? इन्होंने कब्जा कर लिया लड़ झगड़ कर, सिर्फ इसी के लिए, सूती वस्त्रों के अपने व्यापार के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नील दर्पण में निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में विवरण मिलता है? तो देखिए नील दर्पण जो है ये बहुत अच्छा नाटक है, जिसमें क्या किया गया था? किसानों की दशा बड़ी खराब थी उस समय। अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार किया था और बाध्यता की कि आप नील की ही खेती कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ आप नहीं करेंगे। तो आप समझिए, लोग अपने खाने पीने के लिए अनाज उगाएंगे या नील की खेती करें। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इतनी प्रताड़ना की गई थी किसानों के लिए कि ये जो है नील की खेती करें, और ये नील को क्या करते थे? बाहर ले जाकर इसको बेचा करते थे। तो नील की खेती के लिए इन्होंने बाध्य किया था किसानों को, और किसान इससे बहुत परेशान थे। तो अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया, देखिए पैसा भी कम देते थे और उनसे खेती करने के लिए कहा करते थे कि आपको इतने हिस्से में ये खेती नील की ही करनी है। तो क्या हुआ, जब इससे परेशान हो गए तो इन्होंने क्या किया? नील आंदोलन किया। बंगाल में 1859 से 60 तक 1860 तक क्या किया? नील आंदोलन किया, और शोषण के खिलाफ जो है सीधी लड़ाई किसानों की थी अंग्रेजों से, अंग्रेज व्यापारी जो थे उनसे। तो देखिए दीनबंधु मित्र ने जो है एक नाटक लिखा नील दर्पण, और अपने इस नाटक में किसानों की इस परेशानी को, इस व्यथा को बहुत मार्मिक ढंग से दर्शाया है। नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा को बहुत बारीकी से उभारा है अपने इस नाटक नील दर्पण में। तो नील दर्पण की बात की जा रही, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो कौन है? अभी मैंने आपको बताया कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है क्या है? नील दर्पण नाटक के लेखक हैं, दीनबंधु मित्र। आप ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको याद कर लेंगे। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित ये नाटक है, और ये नाटक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखित है। तो इसमें जो है इन्होंने किसानों की जो व्यथा थी, किसानों की जो करुण दशा थी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन होगा कि नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा को इसमें बहुत मार्मिक ढंग से इन्होंने दर्शाया, और इस नाटक के माध्यम से इनकी परेशानी को समाज में उभारा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म की राजनीति में हस्तक्षेप, मतलब धर्म को अपने राजनीति में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल अलग कर दिया था। तनिक भी धर्म का कोई हस्तक्षेप उसकी राजनीति में नहीं था। उसने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया
और ना ही उलेमा वर्ग की सलाह ली, मतलब उलेमाओं का भी जो दबदबा बना रहता था उसको भी इसने नहीं स्वीकारा, और ना ही खलीफा से सुल्तान पद की कोई स्वीकृति ली, क्योंकि खलीफा से उस समय स्वीकृति लेनी पड़ती थी सुल्तान पद की, इसको भी उसने आवश्यक नहीं समझा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है कि खलीफतुल अल्लाह की उपाधि किसने धारण की, तो मुबारक शाह खिलजी इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है कि निम्न में से खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की। और अलाउद्दीन खिलजी का ये उत्तराधिकारी था मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 तक गद्दी पर बैठा रहा और इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। क्योंकि खलीफा की जो मैंने आपको समझाया कि इसकी जरूरत पड़ती थी कि खलीफा के लिए सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए जो है खलीफाओं से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल लाह आदि उपाधियां ग्रहण कर ली थी अपने आप से ही। और मुबारक जो है अपने योग्य पिता, जो इसका पिता था अलाउद्दीन खिलजी, इसका ये क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी था। मतलब इसके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी इसको ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से शासन किया जाना है या किस प्रकार से हमें शासन चलाना है, और इसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी, जैसे इसको अक्ल ही नहीं थी ऐसा समझिए। और ये बहुत ही बेकार आदमी था जो क्या करता था, नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद करता था और स्वयं भी नग्न रहता था। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि बरनी के अनुसार ये जो है कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा भी करता था, ऐसा कहा गया मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण करने वाला कौन है? मुबारक शाह खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार निम्न में से किसके शासनकाल में थे? देखिए, अकबर के शासनकाल में सभी धर्मों को बराबर सम्मान किया जाता था, जिससे जो है इनसे जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे वो जो है हमेशा अकबर के खिलाफ रहा करते थे। अकबर जो है सभी धर्मों को बराबर समझता था और ये सहिष्णुता की नीति अपनाता था, लेकिन इससे जो है नाराज रहते थे कुछ इन्हीं के वर्ग, इन्हीं के शासनकाल में जो साथ में रहने वाले थे, उनके साथ रहने वाले भी कुछ लोग जो है इनसे खफा रहते थे। इस बात से कहते थे कि ये जो है इस्लाम को नहीं मानता है, ऐसा उनका मानना था। जबकि चलिए शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। तो देखिए, बात आती है अकबर की। अकबर के शासनकाल में सबको मौका मिला था। अब यहां लेकिन जो है औरंगजेब की बात आ गई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो औरंगजेब होगा कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। लेकिन अब आप समझ लें कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या तो सबसे अधिक थी, लेकिन उल्लेखनीय है कि मुगल सम्राट अकबर के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या जहां 22.5% थी, मतलब ये भी अधिक थी एक हिसाब से, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में यह संख्या बढ़कर कितने परसेंट हो गई? 33.1% हो गई। अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में अति महत्व का कारण कौन था? मतलब सबसे ज्यादा कौन सा महत्वपूर्ण कारण था विद्रोह के लिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था, हिंदुओं का कत्ल करवाता था, हिंदू परस्त नीति अपनाता था, वह इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित था। तो देखिए, अगर इस्लाम से प्रभावित है तो क्यों ये लोग जो है उलेमा कतई जो है विद्रोह नहीं करेंगे? तो यह ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कुल मिलाकर उलेमाओं का जो है दबदबा बना रहता था और ये जो निर्णय देता था उलेमा के विरुद्ध निर्णय देता था। तो मोहम्मद शाह तुगलक के सिंहासन पर बैठने पर 1 वर्ष के पश्चात में ही विद्रोह आरंभ हो गए थे
और वह अंत तक चलता ही रहा। मतलब अपने जीवन काल में वो क्या करता रहा, विद्रोहों को दबाता ही रहा। उसका सारा जीवन जो है विद्रोह को दबाने में ही बीता और उसकी मृत्यु भी विद्रोह को दबाने का प्रयत्न करते हुए ही हो गई, ऐसा माना जाता है। तो तत्कालीन इतिहासकार बर्नी जो थे और इशामी, इन्होंने मोहम्मद तुगलक को अधर्मी कह दिया। मतलब यहां तक कह दिया कि ये अधर्मी है जो उलेमाओं की बात को नहीं समझता था। उन्होंने मोहम्मद तुगलक पर सूफियों तथा सुन्नियों का निरादर करने और उनको मतलब यातनाएं देने का भी जो है दोषारोपण लगाया कि मतलब ऐसा इस तरह का ये शासक है। तो संभवतः सबसे जो अधिक इनमें से महत्वपूर्ण कारक रहा होगा या कारण रहा होगा, वो यही कारण रहा होगा कि वह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जागीरदारी स्थानांतरण प्रथा लागू किया था, क्यों? आपको बताना है कि अकबर ने जागीरदारी स्थानांतरण प्रथा लागू किया था, क्यों किया था? क्योंकि अकबर जो है बहुत बुद्धिमान था और वो समझता था कि अगर ये जागीरदारी किसी के पास ज्यादा दिन तक रहेगी तो उसका दबदबा वहां बन जाएगा, लोग उससे ज्यादा परिचित हो जाएंगे और लोग उसे मानने लगेंगे और स्थानीय वो शासक बन सकता है। और हो सकता है कि वो क्या करे, बाद में मुगल बादशाह अकबर का ही विरोध करने लगे और विद्रोह करने पर उतारू हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में जागीरदारी को स्थानांतरण, इनका जागीरदारी का स्थानांतरण ये बार बार करते रहे। मतलब कुछ ही दिनों तक जागीरदारों को एक स्थान पर बने रहने देना चाहते थे। तो अधिक समय तक ये नहीं बने दे रहना चाहते थे, जिनके कारण इन्होंने क्या किया, बार बार जो है लोग जागीरदारी का स्थानांतरण करते रहे। तो इस हिसाब से क्या कारण है, क्यों करते रहे? इसलिए करते रहे कि वह जागीरदारों को स्थायी नहीं होने देना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक सहयोग किसने दिया था? शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा था? छोटे वतनदारों का, सभी वतनदारों ने, उन्होंने वतनदारों का दमन किया, उन्होंने वतनदारों का दमन नहीं किया। तो ये दोनों तो कोई मतलब नहीं रखते, सी और डी। अब छोटे वतनदारों ने या सभी वतनदारों ने, तो देखिए छोटे वतनदारों, ये भी बहुत समझदार थे शिवाजी भी। तो शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक जो सहयोग रहा वो छोटे वतनदारों का रहा या देशमुखों का रहा। और उन्होंने क्या किया, बड़े देशमुख जो थे, जो स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोधी थे और बीजापुर से जो सामंत बने रहना चाहते थे, उनके विरुद्ध में शिवाजी का साथ दिया था, विरुद्ध संघर्ष में शिवाजी का साथ दिया था। तो ऐसा है कि ये जो है क्या करते थे, बड़े वतनदारों से थोड़ा दूरी बनाए रखना चाहते थे और छोटे वतनदारों ने इसलिए इनका साथ दिया था। और बाद में क्या किया, बड़े वतनदारों से इन्होंने क्या किया, उनसे जो है प्रीति का भय भी था और प्रीति भी बनाना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सैन्य बल का भी प्रयोग किया और कहीं कहीं पर वैवाहिक संबंध इन्होंने बना लिया, जिससे क्या हुआ कि आराम से उनको ये सुलझा सके और उनसे संबंध बनाकर अच्छा व्यवहार बना सके। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा है वो छोटे वतनदारों का रहा। बड़े वतनदार तो थोड़ा सा इनके खिलाफ भी रहते थे, भय भी बना रहता था, उनसे लड़ाई झगड़ा भी होता था। इसलिए उनसे क्या किया, प्रीति के लिए उन्होंने शादी का संबंध, विवाह का संबंध बनाया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, छोटे वतनदारों ने सबसे ज्यादा सहयोग किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी पर निम्न में से किस संत का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो देखिए फिलहाल शिवाजी ने अपने शासनकाल में क्या किया, उन्होंने सभी संतों का आदर किया और अपने शिष्यों को हमेशा ये कहा कि जो भी संत हैं वो कोई भी हो, सबको सहायता प्रदान करिए शिवाजी की ओर से। और उन संतों में से कौन कौन थे जिनके बारे में कहा, आप देख रहे हैं, तुकाराम और रामदास। फिलहाल इसमें तो एकनाथ, नामदेव, वामन पंडित और तुकाराम की बात की गई, लेकिन तुकाराम, रामदास, बाबा याकूब और जयराम स्वामी उस समय के जो संत रहे हैं, उन संतों में से ये संत हैं तुकाराम, रामदास, बाबा याकूब और जयराम स्वामी। इन सब को उन्होंने अधिक से अधिक मतलब लाभ देने के लिए
और शिवाजी की ओर से सहायता देने के लिए अपने शिष्यों को आदेश कर दिया था। संत तुकाराम जी जो थे, इन्हीं का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था किस पर? शिवाजी पर। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए कि शिवाजी पर निम्न में से किस संत का सर्वाधिक प्रभाव था? तो सर्वाधिक प्रभाव था तुकाराम जी का, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने निम्न में से किसे व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो देखिए, व्यापारिक विशेषाधिकार की बात आई सन 1717 ईस्वी में। तो फर्रुखसियर ने जो किया था, फर्रुखसियर ने वो किया था अंग्रेजों को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अंग्रेजों को किया था। सन 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया, और जिसमें क्या था, उनका जो पहले का था, मतलब 1691 में उन्होंने जो प्राप्त विशेषाधिकार जो उनको मिला था, ये विशेषाधिकार उनको दोबारा मिल गया, और साथ में उन्हें गुजरात और दक्कन तक का भी क्षेत्र बढ़ा दिया गया उनके विशेषाधिकार में। तो इस प्रकार से और उनका क्षेत्र बढ़ गया फर्रुखसियर के अंतर्गत। तो सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जो व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया वो अंग्रेजों को किया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री निम्न में से कहां स्थापित की? मछलीपट्टनम, माही, चिनसुरा और सूरत, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, सूरत। अंग्रेजों ने भारत में जो कोठी खोलने का पहला प्रयास किया वो 1608 में किया, और 1608 में क्या हुआ, कैप्टन हाकिंस को हेक्टर नामक जहाज से मुगल दरबार में भेजा गया। अब उस समय 1608 में हाकिंस जो है सूरत पहुंचा, और जहां पुर्तगालियों और सूरत के व्यापारियों ने इसका विरोध किया कि भाई ये कहां से आ गए, हम लोग तो यहां पहले से ही डटे हैं, ये आ जाएंगे तो हमारे बिजनेस को प्रभावित करेंगे। लेकिन सूरत में ये अपना जो है बिजनेस लगाने में या स्वयं को बसाने में सूरत में सफल हो गया। और जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को क्या किया, पुर्तगालियों के विरोध के कारण पहली बार तो इन्होंने कोठी स्थापित करने का आदेश नहीं दिया, लेकिन बाद में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित कर ली। तो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा, सूरत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में इन्होंने कहां स्थापित किया, सूरत में, 1608 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्न में से कौन जाट विद्रोह का नेता था? जाट विद्रोह का नेता कौन था आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में, इस बात को भी ध्यान रखना है कि औरंगजेब के शासनकाल में जो जाट विद्रोह था, उस समय जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो जो चार ऑप्शन दिए गए, जुझार सिंह, गोकुल, गुजरमल, सूरजमल, इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये गोकुल जो था औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता था। तो चलिए थोड़ा सा हम जानकारी और अब ले लेते हैं। तो औरंगजेब के धार्मिक नीति के विरुद्ध जो है पहला संगठित विद्रोह जाटों का था, और मथुरा के स्थानीय मुगल अधिकारी अब्दुल नबी के अत्याचारों से दुखी होकर 1669 ईस्वी में स्थानीय जाटों ने क्या किया, गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। और तिलपत के युद्ध में गोकुल के मारे जाने के बाद 1686 में क्या हुआ, जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह किया। मतलब अभी विद्रोह ये खत्म नहीं हुआ, और कहा जाता है कि उनके सिकंदरा स्थित जो अकबर की जो कब्र थी उसको इन्होंने लूट लिया था। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, फिर उसके भतीजे, उसका जो भतीजा था चूरामल, इसके नेतृत्व में फिर विद्रोह जारी रहा, और जाटों का यह विद्रोह औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा, मतलब उसके पूरे जीवन तक चलता रहा। और जाटों का यह विद्रोह जब चलता रहा तो अंत में क्या हुआ, जाटों ने मथुरा के निकट भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तो इस प्रकार से स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में ये मतलब सफल हो गए,
और इन्होंने कहां किया? मथुरा के निकट भरतपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने कर ली। तो आप देखेंगे कौन था मुख्य रूप से? गोकुल जो विद्रोही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी सत्ता निम्न में से कब सर्वोच्च रूप में स्थापित हुई? अंग्रेजी सत्ता की अगर बात आए तो पानीपत का युद्ध, वांडीवास का, प्लासी और बक्सर, ये जो चार आप देख रहे हैं ऑप्शन, इनमें से बक्सर जो है 1764 में जो हुआ बक्सर का युद्ध, इसी युद्ध के बाद अब यह निर्णय हो गया कि सत्ता जो है अब इनके हाथों में चली गई और पूरा भारत पर इनका कब्जा अब आराम से हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो 22 अक्टूबर 1764 को कंपनी तथा संयुक्त भारतीय शक्ति के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ और भारतीय इतिहास का ये जो है निर्णायक युद्ध रहा। प्लासी के युद्ध में बंगाल में जो अंग्रेजों की शक्ति को मजबूती मिली थी और उसी से बढ़कर ये बक्सर का युद्ध था जिससे पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा दिखाई देने लगा था। अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब इनको कतई नहीं रोका जा सकता, अब ये पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैला देंगे। तो इसके पश्चात जो है दासता स्पष्ट हो चुकी थी। तो बक्सर का युद्ध विशेषकारी इसके लिए रहा। 1764 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1764 बोल रहे हैं और 68 हम लिख रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो गया, 1764 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ यह कब हुआ? 1761 में हुआ, 14 जनवरी को हुआ था 1761 में। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, और दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। तो ये देखिए जो तीसरा युद्ध हुआ ये हुआ 1761 में। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ ये 1761 में हुआ, 14 जनवरी को हुआ था, 14 जनवरी 1761 में हुआ। और क्या हुआ कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इस युद्ध में मराठा सेना का जो सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष की गई? तो देखिए भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, 1940 में की गई। अब देखिए मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान बनाने का जो प्रस्ताव था वो 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने क्या किया? लाहौर अधिवेशन में पास किया। और इसमें कहा गया कि भारत की जो समस्या है ये ऐसे ही मतलब खत्म हो पाएगी। अब क्या करना था? पूरी तरह से जो है बस अलगाव की ही बात थी कि पाकिस्तान जो है क्या हो, एक अलग देश बने। और इसकी मांग सर्वप्रथम कब हुई? आधिकारिक तौर पर जब इसकी जो मांग हुई वो 23 मार्च 1940 को हुई। और किसके द्वारा हुई? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब हुई? लाहौर अधिवेशन में हुई। इसका भी ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है किस अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग की गई, तो किसके? लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नर जनरल की समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की समिति के मत के विरुद्ध भी निर्णय लेने का अधिकार कब दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1784 में। क्या हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद था, उनका 3 सदस्यों वाला, उनके हाथों में दिया गया। अब सदस्यों की संख्या 3 होने के कारण क्या था?
इनमें से एक भी पार्षद यदि पार्षद जो है उसकी ओर होता था तो अपना निर्णायक मत का प्रयोग करके अपनी बात मनवा सकता था। तो ये जो अधिकार मिला गवर्नर जनरल की समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का जो अधिकार दिया गया, ये 1784 में दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यावहारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया? आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे बिजनेस पर, मतलब पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार था, मतलब और कोई वो बिजनेस नहीं कर सकता था। इस प्रकार से था कि कुछ चीजें मार्केट में जो है इन्हीं की बिकती थी, मतलब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने जो है इनको पूरा अधिकार दिया था कि आप पूरी तरह से अपना कोई भी, जो भी आपका माल है वो आप मार्केट में बेचे, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया? मतलब कुछ चीज जो ये पूरी तरह से सारी चीजें अपना मार्केट में बेचा करते थे, कोई इनके ऊपर अंकुश लगाने वाला नहीं था। तो इस मतलब कब जो है कह रहे हैं कि इस पर जो है एकाधिकारी का समाप्त किया गया, मतलब पूरी तरह से ये अपने मनमानी ना कर पाए, अर्थात ब्रिटिश का जो इनके ऊपर ब्रिटिश शासक का जो अधिकार हुआ वो कब से हुआ, ये कहने का मतलब है। तो आप देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम था, इसके द्वारा कंपनी पर भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या हुआ, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके जो है चीनी और चाय, ये दो चीज था, इस पर व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। बाद में ये भी 1833 के चार्टर एक्ट में, मतलब 20 साल बाद जो है फिर से इनके व्यापार को देखा जाता था और उसमें कुछ सुधार किया जाता था। यहां जो है हर 20 साल पर ब्रिटिश शासन क्या करती थी, पूरा जो 20 साल के अंतर्गत जो भी कार्य हुआ रहता था उसका पूरा आकलन करती थी और उसके आधार पर फिर आगे कुछ नए नियम कानून अपना बनाकर उसके अनुसार शासन यहां करती थी। तो क्या हुआ, 1813 के बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें कंपनी के जो दो चीजों पर जो एकाधिकार अभी बचे हुए थे, किस पर? चाय और चीनी पर, ये भी एकाधिकार या मोनोपोली अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ये भी समाप्त कर दिया गया। तो 1813 में जो है पहली बार, और उसके बाद फिर 1833 में जो दो चीजें बची थी, क्या? चाय और चीनी, उसका भी एकाधिकार समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही क्रम में है? मंगलौर की संधि 1784, तालीकोटा 1565, वाडीवास 1760, बक्सर 1764। तो देखिए बक्सर के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये 1764 हो गया। अब तालीकोटा का जो युद्ध हुआ वो 1565 में हुआ, तो तालीकोटा के सामने 1565 है, वो भी सही है। वाडीवास का जो युद्ध हुआ वो 1760 में हुआ, वो भी सही है। मंगलौर की जो संधि हुई 1784, वो भी सही है। तो इसमें देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन जो भी सामने हैं वही सही है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इस प्रकार से चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी अंग्रेज ने कहा था, यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। यह किसके बारे में कहा गया है? किस शासक के बारे में कहा गया है? तो देखिए, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, बालाजी, बाजीराव, साहू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, नाना फडणवीस को कहा गया था। तो मार्च 1800 में पूना में मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और इसी पर पूना के जो तत्कालीन ब्रिटिश रेजिमेंट कर्नल पामर थे, उन्होंने कहा कि यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण शासक था और उनकी मृत्यु के साथ ही मराठों की सूझबूझ भी समाप्त हो गई, उन्होंने कहा।
तो देखिए किसके लिए कहा, नाना फडणवीस के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार की। सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली जो था 1798 से 1805 तक रहा। इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली अपनाई। और क्या किया इसने, प्रथम सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो था हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के कौन थे, निजाम। तो आपको ध्यान देना है, यहां हैदर अली ने बताया है और निजाम ने, कहीं आप इसमें डिस्टर्ब ना हो जाएं कि हैदर अली तो नहीं है, आपके दिमाग में रहे कुछ हैदराबाद के बजाय हैदर अली, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हैदराबाद ने क्या किया, 1798 में सबसे पहला राज्य था जिसने क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार किया। और यहां क्या थे, निजाम थे, इन्होंने इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया। और वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले में सबसे पहले तो यही रहे हैदराबाद, और इसके बाद फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर और मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, इन सब ने क्या किया, धीरे धीरे इनकी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी सहायक संधि के आधार पर सबको अपनी ओर कर लिया और बाद में सबको ये सताकर फिर सबको हटाते रहे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने के बाद स्थायी रूप से किसको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अक्सर। तो ये है वेरेल्स्ट, वेरेल्स्ट को बनाया गया। क्लाइव की बंगाल में दूसरी सूबेदारी, मई मानकर चले, सूबेदारी को गवर्नरी भी कहा जाता था, तो गवर्नरी या सूबेदारी मई 1765 से फरवरी 1767 तक की थी, 2 साल की। इसके पश्चात क्लाइव के वापस इंग्लैंड चले जाने के बाद क्या हुआ, वेरेल्स्ट को जो है क्या किया गया, 1767 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जो 1769 तक रहा। तो वेरेल्स्ट, तो आप अगर इंग्लिश में चाहें तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, VERELST, वेरेल्स्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहां बुलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहां बुलाया गया था आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ में बुलाया गया था। क्लाइव, देखिए अब क्या है, सॉरी, अब लखनऊ में बुलाया गया था। तो अप्रैल 1936 में क्या हुआ, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका प्रथम सम्मेलन भी हुआ उसी समय। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है बाद में नाम बदलकर क्या हो गया, अखिल भारतीय किसान सभा। और बिहार के जो प्रांतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे, लड़ाकू संस्थापक कहा जाता है इनको, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी कहां या किस प्रांत के किसान सभा के संस्थापक थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष में ही क्या किया गया, आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए और ये अध्यक्ष चुने गए। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहला जो किसान सम्मेलन हुआ 1936 में, ये कहां हुआ, आपका लखनऊ में। तो 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन बुलाया गया, ये कहां बुलाया गया, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने आपको बताया, सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई आपको बताना है। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज नौकरशाही द्वारा आरंभ की गई कि क्या करो, इनका बस दिमाग में यही था, बांटो और राज करो। तो ये जो है लड़ाते रहते थे हमेशा।
तो इसी नीति के तहत इन्होंने क्या किया, 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन तथा मताधिकार की व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने कर दी। श्री गणेश कर दिया किस चीज का, अलग से उनको मताधिकार दिया जाए, अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन और मताधिकार की व्यवस्था का शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि मुस्लिम और हिंदू के बीच दूरियां बनेंगी और टकराव बढ़ेगा। तो ये काम ये हमेशा किया करते थे, लड़ाकर क्या करते थे, लड़ाकर ये राज करते थे, एक का सहयोग करके दूसरे को जो है हमेशा क्या कर देते थे, हरा देते थे। तो एक को सहयोग करते थे, वो इनका साथी बन जाता था, तो दूसरा कमजोर पड़ जाता, दूसरे को आसानी से हरा देते थे। यही इनकी नीति थी कि क्या करो, बांटो और राज करो, लड़ाओ और राज करो। तो 1909 में सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया का आरंभ जो हुआ, सांप्रदायिक इसीलिए कहा गया है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया का जो आरंभ हुआ वो 1909 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? मुंगेर के किले की घटना, पटना पर अंग्रेजों का आक्रमण, मीर कासिम का वध, मीर जाफर का उद्धित होना। तो देखिए, बक्सर का युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो था पटना पर अंग्रेजों का आक्रमण। वो चाहते थे कि हम पटना पर जो है क्या करें, पूरी तरह से आक्रमण कर लें। तो इनका जो इस हिसाब से जो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मीर कासिम द्वारा क्या था, आंतरिक का जो चुंगी समाप्त कर दिया गया था, और इसके पश्चात क्या हुआ, पटने की अंग्रेजी कोठी में इसके जो प्रधान एलिस थे वो अंग्रेज के अधिकारों और विशेषाधिकारों को दृढ़तापूर्वक इन्होंने रखा, और पटना शहर को इन्होंने क्या किया, जीत लेने की कोशिश की। पटना पर इन्होंने अपना अधिकार करने का जो है पूरा प्रयास किया, और कोशिश जो है इनकी बेकार चली गई, मतलब ये हार गए, असफल रहे, उसकी सेना नष्ट कर दी गई, इसलिए हार गए। तो हुआ क्या, लेकिन इन घटनाओं से अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध छिड़ गया 1763 ईस्वी में, और 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें ये जीत गए। तो मेन जो कारण था बक्सर का जो युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो यही था कि ये जो है पटना पर अपना अधिकार करना चाहते थे, और मीर कासिम को ये हराकर उस पर स्वयं का अधिकार अपना चाहते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इनका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। कथन, मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम जो है, क्योंकि मीर कासिम से ये लोग लड़ते रहते थे अंग्रेज अधिकार के लिए, और देखिए कारण दिया गया है क्योंकि वहां अंग्रेजों का दबदबा था, तो सही था ये। तो दूसरा क्या, उसकी इच्छा राजधानी परिवर्तन की थी, तो ऐसा नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के दबदबे के कारण, अंग्रेजों से परेशान होकर उन्होंने ऐसा किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। तो इसका मतलब यह कि ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन बी जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो हम क्या करें, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन होगा इसका। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? डच जो है क्यों हार गए या अपने व्यापार में क्यों असफल नहीं हो पाए, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी सफल हो गई, मींस अंग्रेज जो है सफल हो गए, जबकि डच जो है हार गए। क्या कारण था? अब ये चार ऑप्शन है। उनकी सांप्रदायिक नीति, भारतीय नरेश उसे पसंद नहीं करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्या यह कारण था, या आपसी द्वेष का कारण था, या कमजोर समुद्री शक्ति। तो देखिए ये चार ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, और ये वीडियो हमारा विशेष तौर से यूपीपीएससी और टीजीटी, पीजीटी से संबंधित है। खासकर जो क्वेश्चन है वो तो परीक्षा में कहीं ना कहीं आए ही हैं, और जो मैंने आपको बताया पीजीटी, टीजीटी और यूपीपीसीएस, इन सब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, उन्हीं के पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं।
इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप भी देखें और अपने मित्रों को, यदि आपको अच्छा लगे तब आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।